स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ आयंस एक कंपाउंड में। ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड्स में हम देख लेंगे कि नंबर ऑफ आयंस कितने प्रेजेंट होते हैं या कितने बनते हैं। ठीक है, इस तरह अच्छे कंपाउंड्स क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स होते हैं एक्चुअली डिफरेंट एटम्स जब मिलके क्या बना देते हैं, एक ऐसा सब्सटेंस बना लेते हैं जो उन एटम से डिफरेंट हो। जिस तरह के हमारे पास आ गया एल्यूमिनियम के लिए Al, ठीक है, Cl3 आ गया क्लोरीन के लिए, ठीक है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हम क्या कह रहे हैं, एल्यूमिनियम और क्लोरीन के एटम्स से मिलकर बना है, यानी डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी ना एल्यूमिनियम जैसी है ना क्लोरीन जैसी। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा H2O, यानी कि जिसको हम कहते हैं वाटर, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन तीन एलिमेंट्स के ये किससे बना है, ये इनके एटम्स से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये डिफरेंट इसका जो है वो हम देखते हैं प्रॉपर्टीज होंगी एज कम्पेयर टू जिन एटम्स से बना है, तो ये हमारे पास कहलाते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं बाहर उतने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो एक न्यूट्रल होता है। लेकिन उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए या उसमें यानी रिमूव हो जाए एक इलेक्ट्रॉन या गेन कर ले वो एक इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास क्या बन जाता है, एटम नहीं रहता, वो एक चार्ज्ड पार्टिकल होता है जिसको हम कहते हैं आयंस। ठीक है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव आयंस भी आते हैं और नेगेटिव आयंस भी आ जाते हैं। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं कि हम कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ आयंस एक कंपाउंड में। इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हम देख लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास ये आ जाता है नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस फाइंड करने के लिए क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लेते हैं कि ये नंबर ऑफ आयंस नहीं होगा, यहाँ पर ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। ठीक है, इसको हम जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये हम यूज करेंगे यहाँ पे, और हम यहाँ पे कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स फाइंड करेंगे। अब मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जिस तरह कंपाउंड भी एक मॉलिक्यूल ही होता है, जो एक यूनिट इसका होगा ना, इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल है। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें ऐड कर लेते हैं कि यहाँ मल्टीप्लाई होगा एक चीज, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जब हम किसी के नंबर कैलकुलेट करते हैं तो हम एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 मल्टीप्लाई करते हैं साथ। ठीक है, इस तरह से हम जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इसमें जो है वो हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब किस तरह से करेंगे, ये फॉर्मूला एक्चुअली यूज करना है और इसको यूज करते हुए हम करेंगे कैलकुलेट। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अगर लेट सपोज यहीं से एक कंपाउंड ले लेते हैं, हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड हो और उसने दिया हुआ हो कि कितना हमारे पास प्रोवाइडेड हो, हमारे पास जो है वो 10 ग्राम्स क्या हो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो। ठीक है, तो इसमें से हमने क्या करने, एल्यूमिनियम क्लोराइड में से आयंस यानी इसमें कितने आयंस मौजूद होंगे वो कैलकुलेट करने, और उसने हमें शर्त दी है कि 10 ग्राम्स हमने एल्यूमिनियम क्लोराइड यूज किया हो। ठीक है, अब इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम जो है वो इसके सबसे पहले हम देखेंगे इसके आयंस किस तरह से आएंगे। जब ये डिसोसिएट करेगा यानी इसकी ब्रेक डाउन होगी। ठीक है, और ब्रेक डाउन किस में होगी, वाटर में ब्रेक डाउन हो सकती है। ठीक है, एल्यूमिनियम क्लोराइड मौजूद है, इसकी वाटर के अंदर जो है वो ब्रेक डाउन हुई। ठीक है, H2O, तो हमारे पास क्या चीज आ गई, एल्यूमिनियम आयंस आ गए 3 पॉजिटिव, यानी कि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, पॉजिटिव साइन क्योंकि लूज किए, 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए इसलिए 3। ठीक है, और साथ के साथ क्या आ गया, क्लोराइड आयंस। ठीक है, Cl नेगेटिव आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस क्लोरीन से क्लोराइड आयंस बन गए, यानी कि वो जो तीन क्लोरीन क्लोराइड्स थे ना, तो वो तीनों के तीनों जो क्लोरीन एटम्स अटैच थे उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो ये 3 क्लोराइड्स आ गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम कैलकुलेट करें तो टोटल नंबर ऑफ आयंस यहाँ पर कितने बन रहे हैं, एक इसका एल्यूमिनियम का और 3 क्लोराइड, तो हमारे पास ये बन जाते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं कि ये आ जाते हैं हमारे पास 4 आयंस आ गए। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे 4 आयंस आ गए। ठीक है, यहाँ पर हम इसको मेंशन कर देते हैं। फिर हम देख लेते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हम इसका जो है वो इस इक्वेशन में हम इसको पुट करेंगे। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन को हम यहाँ से ही उठा के कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने इसको उठाया और यहाँ पे कॉपी कर लिया। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं। सबसे पहले तो हम ये भी कर लेते हैं यहाँ पे कि एल्यूमिनियम जो एल्यूमिनियम क्लोराइड है हमारे पास, इसका अगर हम जो है वो मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मैस यानी कि एक मोल में, यानी कि जो यूनिट होता है, अमाउंट होती है मेजर करने की, मोल। ठीक है, छोटे छोटे एलिमेंट्स को किसी छोटे यूनिट्स को मेजर करने की, उसमें हम अगर इसको मेजर करें तो इसकी क्या होगी। ठीक है ना, इसका मोलर मैस क्या होगा, एल्यूमिनियम का होता है 27। ठीक है, और क्लोरीन का होता है
35.5। अब 3 क्लोरीन है तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से 35.5 को, और जो हमारे पास फाइनली यहाँ पर आता है आंसर वो होता है 133.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यानी कि एक मोल में एक क्वांटिटी जो अमाउंट मेजर करने की होती है मोल, उसके अंदर 133.5 ग्राम्स जो होते हैं वो एल्यूमिनियम क्लोराइड के होते हैं। इसमें हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम इसको इरेज कर देते हैं, ये सारा हमने इरेज कर दिया। ठीक है, और यहाँ से इसको इरेज कर दिया, और यहाँ पर हम जो है वो वैल्यूज पुट कर देते हैं। अब वैल्यूज क्या क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। वैल्यूज मैथ्स हमारे पास गिवन है 10 ग्राम्स, हमने लिख दिया 10 ग्राम्स। ठीक है, और नीचे मोलर मास हमने कैलकुलेट कर लिया 133.5 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राम्स और ग्राम्स जो है वो कैंसिल हो सकते हैं, वो हो गए। अब मोल्स ऑलरेडी डिनोमिनेटर में, वो जाके जो है वो किस में चला जाएगा, न्यूमिनेटर में। ठीक है, जबकि इनके साथ यहाँ पर हमारे पास मोल इनवर्स मौजूद है। ठीक है, तो ये भी जो है वो कैंसिल हो जाता है क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर का यूनिट होता है पर मोल। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आएगा। यहाँ से हम आंसर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आंसर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है, हम वैल्यू देख लेते हैं कि 10 है। ठीक है, अब डिवाइड हो रहा है किससे, 133.5 से। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद हम देख रहे हैं कि क्या है, हमारे पास है एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर करेंगे मल्टीप्लाई बाय 6.022 एक्सपोनेंशियल 23 किया तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि 4.51 एक्सपोनेंशियल 22। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं इक्वल्स टू क्या आया, 4.51 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, किसके आए हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड के। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड के निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो कि हमने निकाल ली यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम एक स्टेटमेंट देते हैं। किस तरह की स्टेटमेंट देते हैं कि हम कहते हैं कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, जब हमने इक्वेशन में देखा था तो क्या होता है, वो क्या देता है हमें, किस में डिसोसिएट हुआ था, वो नंबर ऑफ आइंस थे 4 आइंस में डिसोसिएट हो गया था। ठीक है, ठीक है ना। और अब यहाँ पर हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, 4.51 एक्सपोनेंशियल 22। ठीक है, तो हम कहते हैं कि 4.51 एक्सपोनेंशियल 22 मॉलिक्यूल्स हो जब हमारे पास, तो फिर क्या होता है, तो हम देखते हैं कि 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इस वैल्यू को। ठीक है, इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कॉपी कर यहीं से पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब आंसर क्या आता है, इसको भी हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आया था, मल्टीप्लाई बाय क्या किया, नंबर ऑफ आइंस 4 थे, इज इक्वल टू 1.8 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, हम यहाँ पर लिख देंगे 1.8 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ आइंस। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ आइंस आ गए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है वो फाइंड करेंगे। अब किसके लिए, हम जो है वो फाइंड करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फ्यूरिक एसिड को मेंशन किया था कंपाउंड में, अब इसकी भी हम मेजर कर लेते हैं, हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इसके कैलकुलेट करने के लिए हम फिर ऊपर से ही फॉर्मूले को ऐसा करते हैं कि कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ये हमने यहाँ से उठाया। ठीक है, और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, मैथ इन ग्राम्स हमें गिवन है, हम यहाँ से मैथ लिखेंगे, मोलर मैथ हम इसका फाइंड करेंगे। ठीक है, मैथ इन ग्राम्स क्या है इसका, हम देख लेते हैं, इसका है 58 ग्राम्स। ठीक है, और जो इसका मोलर मैथ है वो हम फाइंड करेंगे H2SO4, यानी कि 2 हाइड्रोजन आ गए, 2 आ गया इसका, यानी 1 इंटू 2। एटॉमिक मैथ सल्फर का 32 आ गया, ऑक्सीजन का आ गया 16 इंटू 4। ठीक है, 16 ऑक्सीजन का होता है एटॉमिक मास, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के जो होता है। ठीक है, इंटू 4 64। तो ये हमारे पास ओवरऑल बनता है 98 ग्राम्स पर मोल, यानी कि एक मोल अगर इसकी अमाउंट होगी तो उसमें 98 ग्राम्स पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर है पर मोल। ठीक है, जब इसको हम सारे को कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं यूनिट्स कैंसिलेशन हो जाती है, सॉरी, इसको हम जो है वो करेंगे यूनिट्स की कैंसिलेशन। ठीक है, ये कैंसिलेशन हो गई, और हमारे पास जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है, ये आता है हमारे पास 3.56। बिल्कुल उसी तरीके से हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, और इंटू 10 रेज़ टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स आ गए। किस चीज़ के, ये आ गए इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं 58 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फ्यूरिक एसिड के। ठीक है,
इसके बाद हम क्या करेंगे, हम बिल्कुल वही वाला काम करेंगे जैसा से हमने AlCl3 के लिए किया था, ठीक है। यहाँ से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, इसको यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं और इसके अंदर हम जो है वो डाटा चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो हमने एक चीज मिस की है, हम वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। एक तो ये कि ये सल्फ्यूरिक एसिड के लिए है, दूसरा ये कि सल्फ्यूरिक एसिड डिसोसिएट कैसे करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे डिसोसिएट करेगा कि हम यहाँ पर जो है वो मेंशन करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे इसकी डिसोसिएशन होती है। H2SO4 वाटर में जाता है, ठीक है, और आइंस बनाता है। H2O वाटर में जा रहा है, ठीक है, और ये बना रहा है आइंस, H पॉजिटिव आइंस, ठीक है, हाइड्रोजन आइंस और सल्फेट आइंस, 2 नेगेटिव आइंस, ठीक है। ये आइंस बन गए। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो यहाँ 2 लगा दिया, ठीक है। तो यानी कि नंबर ऑफ आइंस कितने बन रहे हैं, 3 आइंस बन रहे हैं, 3 आइंस, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 3 आइंस आ गए हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या मेंशन करेंगे, कितने आइंस में डिसोसिएट हुआ, 3 आइंस में, ठीक है ना। तो जिस तरह ऊपर हमने मल्टीप्लाई बाय 4 किया था, इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी जो हमारे पास नंबर आया है, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और हम यहाँ पर मेंशन करते हैं कि ये हमारे पास क्या आंसर आएगा। यहाँ पे हम ये लिखते हैं कि जब हमारे पास 3.56 एक्सपोनेंशियल 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, किसके, सल्फ्यूरिक एसिड के, तो उसके अंदर कितने हमारे पास जो है वो आइंस आएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पर हम वैल्यू लिखते हैं ये, ठीक है, इतने आएंगे और इसको इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे हम, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आती है, 1.07 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 24 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस आ जाते हैं, जो कि किसमें मौजूद है, 58 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। यानी कि हमने जो है वो क्या निकाला है, आयंस निकाले हैं कि एक हमारे गिवन ग्राम्स मौजूद थे कंपाउंड के, और उसमें से हमने देख लिया कि वो डिसोसिएट कर। जी, बात कर रहे थे हम डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन के हवाले से। आज मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने कुछ डेरिवेशन बनाई थी और वो एक नज़र आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर एक तो ये चीज़ हमारे पास मौजूद थी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है जी, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो जो है हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था। अब चूंकि हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हम इसको स्टडी कर रहे हैं, तो लिहाजा इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे लिखते हैं कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होता है, और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होता है कि जब रिएक्टेंट्स आपस में मिलकर, ठीक है जी, फॉरवर्ड रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके प्रोडक्ट देते हैं, ठीक है जी, उसको हम क्या कहते हैं जी, फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर ये किसके इक्वल हो जाता है, रेट ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं। अब रेट ऑफ से क्या मराद है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन से मराद क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं VRSC, रिवर्स रिएक्शन, ठीक है जी। रेट ऑफ से मराद की स्पीड कितनी है इसकी, ठीक है जी। और अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन यानी प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, रिएक्टेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि ये इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर क्या है जी, इक्वल हैं एक दूसरे के। अब हम दो इक्वेशन जो हमने बनाई थी उनका हम रिजल्ट लिखते हैं जी। एक तो हमारे पास ये चीज मौजूद है, ठीक है जी, KF, यानी KF किसको शो कर रहा है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को, ठीक है जी। और ये चीज हम लिख लेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है जी। इक्वेशन हम लिखते हैं जी, KF किसके इक्वल है, सॉरी इक्वल नहीं, साइन डालेंगे हम यहाँ पे। और ये हमारे पास क्या है जी, ये हम शो कर रहे हैं, दिस इज मोल पर DM3, यानी कंसंट्रेशन के लिए हम शो करते हैं। हमारे पास था A2, ठीक है जी, इसका क्या था हमारे पास, स्केयर था। इसी तरह से फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर हमारे पास B का क्या था जी, हमारे पास क्यूब था, ठीक है जी। और ये किसके इक्वल था, अगेन हम देख लेते हैं जी, इसके इक्वल था, KR, C का 4 और D हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, इसके इक्वल है। यानी ये क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ये हमने निकाला। तो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, KR, ठीक है जी। KR किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट ऑफ रिवर्स को, ठीक है जी। और ये मोल पर DM3 इसकी कंसंट्रेशन है। C की हमारे पास वैल्यू क्या है जी, ठीक है जी, 4 वैल्यू है,
यहाँ पे हमने लिख दिया। इसी तरह हमारे पास डी है जी, डी की हमारे पास क्या वैल्यू है, 1 है, ठीक है जी। अब मोल पर डीएम क्यूब क्या है जी, एक मेजरिंग यूनिट है जो कि इसकी कंसंट्रेशन को क्या करता है जी, मेजर करता है, ठीक है जी। अब मजीद बात करते हैं जी इस हवाले से। अब यहाँ पे हमारे पास ये चीज इक्वल आ गई। अब क्या करेंगे जी, इसको इसके साथ हम डिवाइड कर देंगे, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं बाय डिवाइडिंग बोथ। ये जो दो चीजें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है जी, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं जी, डिवाइड कर देते हैं और हम देखते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या बनता है, ठीक है जी। जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है जी, यहाँ पे हम देख लेते हैं के एफ ओवर, ठीक है जी, के आर आ जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा जी, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है जी। प्रोडक्ट हमेशा ऊपर वाली साइड पे चला जाएगा, C4, इसी के साथ हमारे पास डी आ जाएगा, ठीक है जी, और डी की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय A2 इसका स्केयर, ठीक है जी, और इसके साथ ही हमारे पास बी का जो है वो क्यूब आ जाएगा, ठीक है जी। ये चीज हमारे पास आ गई। अब यानी के एफ और ओवर के आर जो है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इन दोनों को मिलाकर एक नया हम यहाँ पे कांस्टेंट लिख देते हैं और वो हमारे पास होगा जी के सी, ठीक है जी। यानी इन दो की जगह हमने एक नया कांस्टेंट लिख दिया है जिसको के सी का नाम देते हैं, और के सी हमारे पास क्या है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ई क्यू यू आई एल आई बी आर आई यू एन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कहाँ पे होता है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास के सी की वैल्यू मौजूद हो। अब ये यानी फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की जगह हमारे पास क्या आ गया, के सी आ गया। अब के सी के साथ हम लिख देते हैं जी हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, बिल्कुल सेम यही केस आएगा, ठीक है जी। सी की कंसंट्रेशन 4, ठीक है जी, और डी की कंसंट्रेशन हमारे पास आ गई। इसी तरह से हमारे पास आ जाएगी A2 की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या है जी, 2 है, ठीक है जी, और इसी तरह बी की हमारे पास आ जाएगी 3। तो ये चीज हमारे पास आ जाएगी, यानी के सी हमारे पास, के सी की वैल्यू ये आ जाएगी। ये दर हकीकत क्या है कि इक्वेशन केमिकल जो इक्वेशन थी उसके शुरू में हमने बयान किया था कि जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है जी, प्रोडक्ट यानी जो चीज पैदा होती है, ठीक है जी, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स, ठीक है जी, इन दोनों को जब आप क्या करेंगे, सॉरी रिएक्शन मैंने लिख दिया, इसको दोबारा दुरुस्त करते हैं, रिएक्टेंट्स, ठीक है जी। और रिएक्टेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो आपस में रिएक्ट करके एक नई चीज बनाते हैं। यानी प्रोडक्ट्स को अगर आप रिएक्टेंट के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, केसी की वैल्यू आ जाएगी। अब केसी की वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से बात कर लेते हैं जी। केसी की वैल्यू हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर पर केमिकल रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। ये केसी की वैल्यू है। मैं कहता हूं जी अगर केसी की वैल्यू, लेट सपोज जी कोई रीडिंग कर लेते हैं, हम कहते हैं जी हमारे पास प्रोडक्ट हुए जी 5 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और रिएक्टेंट भी हमारे पास कितने थे जी, 5 मोल पर डीएम क्यूब। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी 5 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट थे हमारे पास, इन्होंने 5 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास प्रोडक्ट पैदा किए। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, काट देंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ये जो 1 वैल्यू आ गई केसी का, इसका मतलब ये है कि ये जो रिएक्शन है ये बोथ साइडेड के ऊपर मूव करेगा, ठीक है जी। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बोथ साइडेड मूव, ठीक है जी, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगा और रिवर्स डायरेक्शन के अंदर भी वापस आएगा। ये रिएक्शन हमारे पास ये होगा। अगेन एक और कैलकुलेशन बनाते हैं जी केसी की इंपॉर्टेंस के हवाले से, कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं जी हमारे पास रीडिंग प्रोडक्ट हमारे पास बनते हैं जी 5 पर डीएम क्यूब, ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब, और रिएक्टेंट से जी हमारे पास 10 मोल पर डीएम क्यूब, ठीक है जी। ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट शो करें इसको कहते हैं मोल पर डीएम। तो जब ये एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा,
मोल पर डीएम क्यूब, सॉरी 2 नहीं आएगा बल्कि ये हमारे पास क्या आएगा 0.5 आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो चीज हमारे पास आ गई, अब ये केसी की वैल्यू जो है ये क्या है जी, स्मॉलर वैल्यू है। ठीक है जी। अब ये जो स्मॉलर वैल्यू है यानी ये जो हमारे पास 0.5 आई है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास कम बने। ठीक है जी, सॉरी रिएक्टेंट ज्यादा हैं, प्रोडक्ट हमारे पास कम बने। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिएक्शन है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करेगा। ठीक है जी, यानी केसी की वैल्यू से हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्टेंट जो है ये किस साइड पे मूव करेगा। अगेन एक और कैलकुलेशन सपोज करते हैं। मैं कहता हूं जी केसी की वैल्यू है जी हमारे पास, लेट्स सपोज हमारे पास प्रोडक्ट बने जी 10 मोल पर डीएम क्यूब हमारे पास बने। ठीक है जी, और हमारे पास जो रिएक्टेंट्स थे जी वो 5 मोल पर डीएम क्यूब थे। तो इसके नतीजे में हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 2 आएगी। ठीक है जी। अब 2 जो वैल्यू है वो 1 से क्या है, लार्जर है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिएक्टेंट्स कम थे, प्रोडक्ट हमारे पास ज्यादा बन गए, लिहाजा ये रिएक्शन वापस किस साइड में मूव करेगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगा या बैक साइड पे मूव करेगा। तो यानी ये केसी की 3 वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट की हैं जो कि हमें बताती हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ केसी क्या है, और इस तरह से हमें पता चलता है कि ये वैल्यू। स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने की अगर हमें मास गिवन हो। ठीक है, इसके लिए हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स कितने हैं आर देयर इन 40.5 ग्राम्स ऑफ HBr यानी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ठीक है, यानी 40.5 ग्राम्स में, यानी कि अमाउंट हमें बता दिए, वजन में अमाउंट बता दिए। ठीक है ना, अमाउंट हमें बता दी इन द फॉर्म ऑफ, क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं वेट। ठीक है, वजन के मुताबिक हमें अमाउंट बता दी गई है जिसको हम कहेंगे मैस। तो हमें ये बता दी गई है, और हमें इसमें किसने कहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, यानी HBr अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, इसको जिसको हम लिखेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड, इसको हम लिख देते हैं पहले यहाँ पे, किसका नाम क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, MIDE। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड का मेरे पास 40.5 ग्राम्स जो है वो मैस में, यानी कि अमाउंट में, मेरे पास ग्राम्स में ये मौजूद है। ठीक है, और हमने देखना है कि इसके अंदर इसके कितने HBr के, यानी HBr एक यूनिट है ना, ठीक है, इतना एक यूनिट है, तो इसके कितने हमारे पास इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, ये एक यूनिट है यानी कि मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 40.5 ग्राम्स अगर मेरे पास HBr मौजूद हो। ठीक है, यहाँ पार्टिकल से मुराद यही है मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें करना पड़ता है, एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है। फॉर्मूला क्या है, हम यहाँ पे फॉर्मूला लेकर आते हैं, ये है फॉर्मूला। ठीक है, और ये इनकम्प्लीट है, इसमें हम जो है वो देख लेते हैं कि क्या होता है कि हम कहते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए मैस इन ग्राम्स होता है, इसको हम डिवाइड करते हैं मोलर मैस से। ठीक है, यानी कि मैस इन ग्राम्स हमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड का गिवन है, उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के मॉलिक्यूलर सॉरी मोलर मैस से। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। अब एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स की हम वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे, जो कि होती है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23। ठीक है, ये होती है इसकी वैल्यू। और इसके साथ जो है जो यहाँ पर हम कहते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स किस में होते हैं, एक मोल में, यानी कि एक मोल क्या होता है, जिस तरह अमाउंट की हमने बात की कि अमाउंट को अगर हम वजन के हिसाब से मेजर करें तो वो मैस में होगी। ठीक है, यानी ग्राम्स में होगी। ठीक है, और अगर हम जो है वो काउंटिंग करें कि, तो हम काउंटिंग के लिए एक जो है वो टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं मोल, यानी कि एक मोल अगर होगी चीज पर मोल के हिसाब से देखें तो वो पार्टिकल्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, आइंस हो, कुछ भी हो, तो वो कितने होते हैं, 6.02 एक्सपोनेंशियल 23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो इसके साथ जो हम देखते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पर यूनिट आ रहा है वो पर मोल है। ठीक है, इसी तरह मैस जो ग्राम्स में, और मोलर मैस यानी कि कितना मैस जो है वो एक मोल में पाया जाता है। ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैस जो है वो कितना है, 40.5 ग्राम्स। ठीक है, मोलर मैस के लिए मैं कैपिटल M लिख रही हूँ। ठीक है, ये कितना है, ये हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हम किस तरह से निकालेंगे, हम इसको जो है वो लिखेंगे HBr
आर, ठीक है, HBr लिखा। अब H का मोलर मास क्या होता है, ये होता है 1, ठीक है, हमने लिखा 1 प्लस ब्रोमीन का कितना होता है, ब्रोमीन का होता है 80, हमने लिखा 80, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर इसको ऐड करके लिखेंगे, ये बन जाता है 81, ठीक है। और यूनिट्स क्या आते हैं, ग्राम पर मोल, क्योंकि हमने कहा ना मोलर मास होता है एक मोल में कितना मास पाया जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 81 ग्राम्स पर मोल, यानी एक मोल में, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है वो ये वैल्यूज पुट करेंगे, ठीक है। फिर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो हमें मालूम ही है, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, अब यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन लगाते हैं, मैस इन ग्राम्स पुट करते हैं, हमारे पास क्या वैल्यू है 40.5, ठीक है, ये आ गई। डिवाइड करेंगे, किस चीज से डिवाइड करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है 81 ग्राम्स पर मोल से, ऊपर हम यहाँ पे यूनिट्स में मेंशन कर दें ग्राम्स, ठीक है। और नीचे किससे हम कर रहे हैं 81 ग्राम्स पर मोल से 81 ग्राम्स पर मोल, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई किससे करेंगे, ऊपर से हम देख के उतार लेंगे यहाँ से, ठीक है। 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, पर मोल, यहाँ से आ जाएगा पर मोल, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ग्राम्स जो है वो न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ग्राम्स है वो डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, यानी कि जो लाइन लगा के नीचे लिखते हैं वो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब है ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जबकि ये जो है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और हमारे पास फाइनली जो यहाँ पर वैल्यू आती है, हम यहाँ पर वैल्यू मेंशन करेंगे, ठीक है। वैल्यू मेंशन करते हैं। अब 40.5 डिवाइडेड बाई 81, ये सारे हम कैलकुलेशंस यहाँ से कर लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस आ जाएंगी। सबसे पहले क्या है 40.5, ठीक है, डिवाइडेड बाय 81, ठीक है, ये किया 0.5 आया, ठीक है। अब 0.5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एवोगैड्रोस नंबर जो कि है 6.02 एक्सपोनेंशियल 23, ठीक है, ये हमने किया इज इक्वल टू, ये हमारे पास आंसर आ गया 3.01 एक्सपोनेंशियल 23। तो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 3.01 एक्सपोनेंशियल, यानी मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 23, ठीक है। और ये क्या है, ये हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गए, मॉलिक्यूल्स आ गए, यानी कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो डिफरेंट एटम्स से मिलके एक हमारे पास सब्सटेंस आ जाता है, ठीक है, या सेम एटम से या डिफरेंट एटम से मिलके जो एक आता है, यानी मोर देन वन एटम से मिलके जब हमारे पास एक सब्सटेंस आता है उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल या एक एंटिटी जो आ जाती है। तो इस तरह से हमने क्या चीज निकाली, NO, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाले, ठीक है। किसके अंदर, जो कि मौजूद थे, किसके अंदर मौजूद थे, ये मौजूद थे हमारे पास 40.5 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड।